नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल विवेकानंद से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स है ये, बुक 1 समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि बुक 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, यानी कि हम ये इस चैप्टर में देखेंगे कि आखिरकार से जो सरकारी बजट है हमारे अर्थव्यवस्था, आखिरकार जो अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का किस तरीके से उपयोग होता है, किस तरीके से आखिरकार उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है सरकारी बजट की अवधारणा क्या होती है, यानी कि जो सरकारी बजट है आखिरकार इसकी अवधारणा क्या है, आखिरकार किस तरीके से आखिरकार जो सरकारी बजट है वो उसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि जो सरकार के द्वारा कौन कौन से बजट पेश किए जाते हैं और उसके कौन कौन से आखिरकार उद्देश्य क्या हैं, आखिरकार किस वजह से आखिरकार ये जो बजट होता है किस तरीके से आखिरकार पेश करते हैं, किस उद्देश्य से पेश करते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा है बजट की संरचना और इसके घटक कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इसका पहला पॉइंट हमारा है बजट प्राप्तियाँ। बजट प्राप्तियों में भी पहला पार्ट हमारा है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि हम राजस्व प्राप्तियों के बारे में पढ़ेंगे और पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में पढ़ेंगे आखिरकार ये है क्या। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है बजट व्यय, यानी कि पहला हमारा पॉइंट है बजट व्यय का राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय कौन से होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा है टॉपिक है सरकारी घाटा, यानी कि जो राजस्व घाटा है, और बी पार्ट हमारा है राजकोषीय घाटा। इसके बारे में हम पूरी तरीके से डिफाइन करके पढ़ेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है और है क्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। पहला टॉपिक हमारा यही है कि सरकारी बजट को परिभाषित कीजिए, यानी कि है कि आखिरकार जो सरकारी बजट है, सरकारी बजट को आखिरकार किसे कहते हैं या है क्या। ठीक है, सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान, यानी कि एक साल के वर्ष के दौरान, एक साल के अंतराल के दौरान सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा आय का जोड़ होता है। यानी कि हमारा मान लीजिए जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च से लेकर के अगले साल फिर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में होता है। यानी कि जो एक साल का पूरा पीरियड होता है हमारा सरकारी बजट का, यानी कि जो इसे एक तरह से इसकी जो वित्तीय वर्ष होता है इसे ही मुख्य रूप से सरकारी बजट कहा जाता है। आगे देखते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है कर को परिभाषित कीजिए। ये आखिरकार जो कर होता है वो है क्या, आखिरकार जो पैसे होता है मतलब तो पैसे एक हिसाब से मान लीजिए कि है क्या आखिरकार ये। ठीक है, कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान होता है जो एक व्यक्ति, परिवार या फर्म द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल की आशा से दिया जाता है। यानी कि जो एक व्यक्ति होता है वो कर किसी न किसी तरीके से, जैसे जीएसटी हो गया, CGST हो गया, IGST हो गया, किसी न किसी तरीके से हमें सरकार को पे करना पड़ता है, उसे ही मुख्य रूप से कर कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा है प्रत्यक्ष कर क्या होता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष कर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार जो प्रत्यक्ष कर क्या होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर है जिसका अंतिम भार उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए आयकर, यानी कि जो आयकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों पर ही ये ऐसा जो GST होते हैं, IGST होता है, CGST हो गया, SGST हो गया, इसी प्रकार से लगाया जाता है। जिस तरीके से आखिरकार जो प्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त होते हैं इसे मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, यानी कि चौथा पॉइंट हमारा है अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इसे कर के भुगतान के लिए जो लोग उत्तरदायी होते हैं जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो होते हैं अंतिम बार उठाए। उदाहरण के लिए जैसे GST हो गया, इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर को ही मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जैसे कि CGST हो गया, IGST हो गया और GST हो गया, मुख्य रूप से जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आगे देखते हैं, इसे मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। और पांचवा पॉइंट हमारा है टॉपिक है प्रगतिशील कर क्या होता है, यानी कि जो प्रगतिशील कर क्या होता है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि आखिरकार जो प्रगतिशील कर होता है ये होता क्या है। ठीक है, प्रगतिशील कर वह कर होता है जिसका भार
निर्धन व्यक्तियों की तुलना में धनी व्यक्तियों पर अधिक मात्रा में पड़ता है। इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं जो प्रगतिशील कर होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो अमीर व्यक्ति होता है, अमीर व्यक्ति से किस तरीके से आखिरकार सरकार है किस तरीके से आखिरकार जो जीएसटीज़ होते हैं अधिक मात्रा में लगाते हैं, ताकि जो जीएसटी सरकार को मिल सके, वो जीएसटी को फिर जाकर के गरीबों में या फिर गरीबी कल्याण के लिए कहीं ना कहीं वो यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो सके। जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब निर्धन वर्ग के लोग रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इसे ही प्रगतिशील कर कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, प्रगतिशील कर क्या होता है। ठीक है, छठा पॉइंट हमारा है प्रतिगामी कर क्या होता है। यानी कि जो हमारा ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी हमारा कि प्रतिगामी कर क्या होता है आखिरकार। ठीक है, प्रतिगामी कर वह कर होता है जिसका वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक तथा धनी व्यक्तियों पर कम पड़ता है। यानी कि जो प्रतिगामी कर, इसका मान लीजिए उल्टा होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने पहले आपको बताया पहले टॉपिक में कि प्रतिशील कर क्या होता है। प्रतिशील कर में हमने बताया आपको कि किस तरीके से आखिरकार जो धनी व्यक्ति होते हैं उस पर जो होती है सरकारें जो होती हैं जीएसटी नहीं लगाते हैं, बल्कि जो ज़्यादा अमीर व्यक्ति होते हैं उन पर अधिक मात्रा में जीएसटी लगाते हैं, कर लगाते हैं, जिससे कि जो धनी व्यक्ति होते हैं उससे अधिक मात्रा में कर वसूला जा सके। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा प्रतिगामी कर है। प्रतिगामी सेम इसका उल्टा है। प्रतिगामी का अर्थ हो गया कि जिसका वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। यानी कि जो ज़्यादा सरकार से फ़ायदा होता है, जिन व्यक्तियों को फ़ायदा होता है, जैसे कि किसी भी कल्याण से रिलेटेड हो गया या कुछ भी हो गया, तो ज़्यादा जो प्रतिगामी कर होता है वो निर्धन व्यक्तियों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, कि असर दिखता है कि आखिरकार जो सरकार हैं उन्होंने कुछ ना कुछ, जो व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ इसके लिए किया है, तथा धनी व्यक्तियों पर बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि धनी व्यक्तियों को इसकी जो होती है ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मूल्य वृद्धि कर क्या होता है। 7वां टॉपिक हमारा है मूल्य वृद्धि कर क्या होता है। इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। मूल्य वृद्धि कर वह अप्रत्यक्ष कर होता है जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। यानी कि जो किसी भी तरीके से मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर होता है ना, जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। इसका अर्थ क्या है कि हम जैसे बाहर से किसी भी वस्तुओं को खरीदते हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट को हम बाहर से किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, मंगाते हैं कहीं से भी, तो वो अप्रत्यक्ष कर लगा कर कि यहीं हमें दिया जाता है। जो जीएसटीज़ होते हैं, जीएसटी हो गया, IGST हो गया, या फिर SGST हो गया, या फिर GST हो गया, तो वो हमें इतना परसेंट जीएसटी लगा के देता है कि 5% हो गया, 0.75% हो गया, या फिर 0.75% हो गया। ठीक है, तो ये जीएसटी होते हैं। मूल्य वृद्धि कर एक महत्वपूर्ण रूप होता है, क्योंकि ये मूल्य वृद्धि कर का ही एक रूप होता है। इसे मुख्य रूप से मूल्य वृद्धि कर कहा जाता है, जो अप्रत्यक्ष तरीके से वस्तुओं तथा सेवाएं जो होती हैं उस पर लगाए जाते हैं सारे कर। इसे मुख्य रूप से मूल्य वृद्धि कर कहा जाता है। आगे देखते हैं। 8वां टॉपिक हमारा है भारत में वित्तीय वर्ष से क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है कि भारत में आखिरकार जो वित्तीय वर्ष है ये किस लिए आखिरकार मनाया जाता है। आखिरकार जैसे कि बाहर देश में किसी न किसी देश में कुछ और भी वित्तीय वर्ष हो सकती है। ठीक है, तो भारत में ऐसा क्यों होता है कि आखिरकार जो वित्तीय वर्ष होता है इससे क्यों आखिरकार क्यों इम्पोर्टेंट होता है आखिरकार हमारे लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। भारत में वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है कि किसी वर्ष के 1 अप्रैल से लेकर के दूसरे वर्ष के, यानी कि दूसरे वर्ष के 31 मार्च की अवधि को ही भारत का वित्तीय वर्ष माना जाता है। ये मैंने बताया कि भारत का ही सिर्फ वित्तीय वर्ष है, यानी कि जो देश हैं अलग अलग जो बाहर के कंट्रीज़ होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, UK हो गया, या फिर कुछ और कोई और देश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो वहाँ की जो फाइनेंशियल ईयर होती है ना कुछ और भी हो सकती है। जैसे भारत का हमने बताया कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच का किसी भी वर्ष का हो सकता है। ठीक है, इसे मुख्य रूप से भारत का वित्तीय वर्ष माना जाता है। ठीक है, और 9वां टॉपिक हमारा है सरकारी बजट क्या होता है। यानी कि जो सरकारी बजट है ये है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि इसकी परिभाषाएं पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार जो है क्या, आखिरकार सरकारी बजट है क्या। आखिरकार सरकारी बजट हम कह तो देते हैं कि है क्या आखिरकार, लेकिन उसके बारे में जाने ना तो ये एक हिसाब से आश्चर्यचकित बात हो जाएगी कि आखिरकार जो सरकारी बजट है ये है क्या। ठीक है, सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा आय का वितरण होता है। यानी कि जो सरकार के रिकॉर्ड्स होते हैं ना, सरकार के पास एक हिसाब से 1 साल का पूरा फाइनेंशियल ईयर जो होता है, 1 साल का पूरा वित्त मंत्री के द्वारा इसे पेश किया जाता है।
ठीक है, वित्त मंत्री के द्वारा इसे पेश किया जाता है मुख्य रूप से, जिसमें प्राप्तियों तथा आय का पूरा विवरण होता है कि आखिरकार कौन सा कहाँ पर कितना इस बार हमें पैसे जो इन्वेस्टमेंट करना है, एम्प्लॉयर के ऊपर कितना पैसे इन्वेस्ट करना है, कितना गाँव में सड़क जो बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर कितना हमें इस बार जो पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करना है, या फिर गाँव में जो लोग हैं जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री ढेर सारी जो योजनाएं हैं उसके ऊपर कितने हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, कितना हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक साल का पूरा एक तरह से गैपिंग होता है, एक साल का पूरा एक तरह से तय कर लिया जाता है समरी की तरह। उसके बाद में वित्त मंत्री के द्वारा इसे पेश किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसे ये सरकारी बजट कहा जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ आया कि आखिरकार सरकारी बजट होता क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि जो सरकारी बजट है ना इसके उद्देश्य क्या होते हैं, आखिरकार किस उद्देश्य के कारण जो सरकारी बजट है इसको लागू किस तरीके से किया जाता है, क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए, एक बार ये जान लेते हैं। तो इसका पहला टॉपिक हमारा है सरकारी बजट के उद्देश्य का रोजगार के अवसर, यानी कि अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि किस तरीके से आखिरकार जो सड़कों बनाने के लिए या फिर एम्प्लॉय के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए किस तरीके से आखिरकार सरकार जो होती है एक वर्ष के अंतराल के दौरान इस वित्त मतलब एक तरह से जो पेश करती है, मतलब वित्त वर्ष एक वर्ष के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बजट। ठीक है, तो रोजगार के अवसर, पहला पॉइंट हमारा है रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर यानी कि बजट नीति के रोजगार, यानी कि बजट नीति रोजगार अवसरों पर बहुत ही अधिक मात्रा में ध्यान देती है। कहीं ना कहीं जो सरकारें होती है या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा जो वित्त मंत्री होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखकर कार्य किए जाते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है ना एक हिसाब से रोज़गार होते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट जो रोज़गार होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, जो कि सरकारी उद्योग में निवेश करती हैं। ठीक है, जो सरकार होते हैं सरकारी उद्योग जो उत्पादन के लिए जो वस्तुएं होती हैं बनाने के लिए प्रोडक्शन होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं उन पे अधिक मात्रा में सरकार अपनी पैसे जो होती हैं अधिक ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे रोज़गार उत्पन्न होता है अधिक मात्रा में, जिससे रोज़गार उत्पन्न होता है और समाज के निर्धन वर्ग के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हाँ, एक पॉइंट हमारा ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार जो मनरेगा होते हैं ना, मनरेगा है क्या आखिरकार। ठीक है, यह मनरेगा शब्द ये है क्या, मनरेगा शब्द वह शब्द होता है जैसे कि मान लीजिए गांव है, गांव ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये शब्द का उपयोग किया जाता है। मनरेगा है क्या, मनरेगा जो था एक हिसाब से मान लीजिए 100 दिनों का एक तरीके से एक तरह का वो अनुभव होता है कि 100 दिनों के लिए एक व्यक्ति जो है कहीं भी दूसरे गांव में जा करके ये काम कर सकता है। जैसे कि मनरेगा होता है एक हिसाब से जैसे सड़क का निर्माण हो रहा है या फिर खुदाई कार्य चल रहा है या फिर कुआं बन रहा है या फिर किसी भी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए एक तरीके की नीति मान लीजिए होती है, इसे मुख्य रूप से मनरेगा कहा जाता है। और वहाँ पर 100 दिनों के अंतराल का एक तरीके से समय होता है कि 100 दिनों के अंदर वहाँ पर काम खत्म होगा। उसके बाद में रोज़ की जो मुख्य रूप से वहाँ की जो दिहाड़ी होती है वो 230 रुपये, 250 रुपये, ऐसे 300 रुपये तक होती है मिनिमम। ठीक है, तो इसे ही मुख्य रूप से मनरेगा कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ आया कि आखिरकार रोज़गार के अवसर क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, यानी कि जो आय है हमारा किस तरीके से आखिरकार जो संपत्ति का वितरण है कैसे आखिरकार किया जाता था, कैसे होता है आखिरकार, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है भारत जैसे देश में आय तथा संपत्ति का वितरण असमान है। इसका मतलब एक हिसाब से असमान है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है आर्थिक विभाजन धनी और तथा निर्धनों के बीच के अंतर बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि जो धनी व्यक्ति हैं वो अधिक मात्रा में धनी होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं बहुत ही बड़े बड़े, तो उनके लिए एक हिसाब से जो पैसे इन्वेस्टमेंट करने होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा वो करते जाते हैं, ताकि ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता है वो मिलते भी जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा है बजट में नीति के विभाजन किस समस्या को हल करने में अधिक मात्रा में सहायक करते हैं। और पांचवा पॉइंट हमारा सरकार की नीति, यानी कि जो सरकार की नीतियाँ होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा जो लोगों के लिए इस्तेमाल लायक होती हैं, मतलब जो दायित्व होता है सरकार का वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा निभाती हैं। ठीक है, और पांचवा पॉइंट हमारा है धनी वर्गों पर कर लगाकर तथा निर्धन वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करके सरकार समाज के निर्धन वर्गों के पक्ष में आय का पूर्व वितरण करती है। इसका अर्थ क्या है कि जो बहुत बड़े मल्टीनेशनल बिजनेसमैन्स हैं उन पे अधिक मात्रा में जीएसटीज होते हैं कर लगा करके, जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं जो अधिक मात्रा में जो किसान वर्ग के क्षेत्र में रहते हैं वो लोग जो मतलब से बेरोज़गार हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट की तरह जैसे कि रोज़गार मिल जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट होता है कि एक हिसाब से ये पॉइंट होता है कि जो धनी व्यक्ति होता है उससे अधिक मात्रा में जीएसटीज होते हैं, कर लगा करके जो पैसे वसूलती है सरकार, फिर सरकार जो होती है उन्हीं पैसों को गरीबों में बांट देती है या फिर हमारे समाज के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करती है। मुख्य रूप से यही होता है आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण। इसका अर्थ क्या है कि आय का किस तरीके से और संपत्ति का किस तरीके से उपयोग किया जाता है, किस तरीके से आखिरकार उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है आर्थिक विकास। इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो आर्थिक विकास है यह है क्या, किस तरीके से हमारा जो आर्थिक विकास रुका पड़ा है, किस तरीके से आखिरकार जो हमारी जीडीपी है उसकी देखते हैं क्या डेफिनेशन की। जीडीपी समृद्धि सरकार की बजटीय नीति का केंद्रीय उद्देश्य है, यानी कि जो आर्थिक विकास होती है केंद्र के उद्देश्य है एक तरीके से। इसे दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। पहला पॉइंट हमारा है आधारिक संरचना तथा सार्वजनिक निवेश के द्वारा, और दूसरा पॉइंट हमारा है आर्थिक सहायता द्वारा और निजी निवेश को प्राप्त करके इसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसे मुख्य रूप से आर्थिक विकास कहा जाता है। आगे देखते हैं, और इसी में हमारा चौथा पॉइंट है संसाधनों का पुनः आवंटन, यानी कि संसाधनों का पुनः रूप से आवंटन किया जाता है। और पांचवा टॉपिक हमारा आर्थिक स्थिरता। कहीं ना कहीं मुख्य रूप से जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिरता बहुत ही अधिक मात्रा में स्थिर हो जाती है, जिससे कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है, लोग जो होते हैं बेरोज़गार रहते हैं कुछ समय के लिए। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। और छठा पॉइंट हमारा है निर्धनता एवं बेरोजगारी वनोन्मूलन। इसका अर्थ क्या है, निर्धनता हमारे भारत में शुरुआत से ही चलती आ रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो मतलब मुख्य रूप से जो आवश्यकता होते हैं, जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपना रोज़गार प्राप्त कर लेते हैं। और बेरोजगारी हमारे भारत में तो बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा, इसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। और सातवां पॉइंट हमारा है सार्वजनिक उद्यमों का प्रावधान, यानी कि सार्वजनिक उद्यमों का किस तरीके से आखिरकार उसका प्रावधान किया जाता है, किस तरीके से लोग जो होते हैं सार्वजनिक जगहों पर जा सकते हैं। सार्वजनिक मुख्य रूप से इसे सार्वजनिक उद्यमों का प्रावधान कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है बजट की परिभाषा बताइए, यानी कि जो बजट है ये किसे कहते हैं, आखिरकार इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं, ठीक है। बजट को मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक बार इसके घटक भी जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। बजट की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद इसके घटक भी जानेंगे, ठीक है। बजट के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, पहला हमारा है राजस्व घटक और दूसरा हमारा है पूंजीगत घटक। ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं, तो ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। पहले हमें जान लेते हैं कि आखिरकार जो बजट प्राप्तियाँ होती हैं किसे कहते हैं। जो अभी हमने देखा कि आखिरकार जो बजट प्राप्तियाँ होती हैं किसे कहते हैं, ये है क्या, ठीक है। बजट प्राप्तियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि बजट प्राप्तियों को मुख्य रूप से मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। जैसे कि आखिरकार एक वित्तीय के अवधि के दौरान, यानी कि हम ये जानते हैं कि है क्या आखिरकार, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की सभी स्रोत अनुमानित मौद्रिका प्राप्तियों से बजट प्राप्तियों को ही निम्न दो वर्गों में बांटा जाता है। जो उप वर्ग हैं, इनके दो उप वर्ग हैं, एक बार जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला हमारा आ गया राजस्व प्राप्तियाँ, यानी कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। राजस्व प्राप्तियाँ क्या हैं, किसे कहते हैं आखिरकार, ठीक है। राजस्व प्राप्तियाँ किसे कहते हैं, इसका पहला पॉइंट हमारा है यहाँ सरकार की परिसंपत्तियों को कम नहीं करती है, यानी कि इसका अर्थ क्या है, हमारी संपत्ति जो होती है, राजस्व प्राप्तियों का अर्थ क्या होता है कि राजस्व के द्वारा कौन कौन से आय जो होते हैं, इनकम जो होते हैं प्राप्त किए जाते हैं, वो परिसंपत्ति जो आय होती है ना, सरकार की जो परिसंपत्ति होती है ना, उसमें कमी नहीं होने देती है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा है यहाँ सरकार के दायित्व में अधिक मात्रा में वृद्धि भी नहीं होने देती है, कि ज़्यादा सरकार की जो आय है उसमें अधिक मात्रा में ज़्यादा हमारी वृद्धि भी ना हो, ठीक है। यहाँ आवृत्ति प्राकृतिक की होती है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं। दो पॉइंट पहले हमने बताया कि आपको राजस्व प्राप्तियाँ किसे कहते हैं और पूंजीगत प्राप्तियाँ किसे कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा है पूंजीगत प्राप्तियाँ किसे कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है यहाँ सरकार की परिसंपत्तियों को कम कर देती हैं, और दूसरा पॉइंट हमारा है यहाँ सरकार के दायित्व में वृद्धि करती हैं, ठीक है। और हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ आवृत्ति प्राकृतिक की नहीं होती हैं। एक हिसाब से आप दोनों में डिफरेंस भी सकते हैं, अंतर भी देख सकते हैं कि ये एग्जाम में 2 नंबर में अंतर भी आ सकता है आपसे पूछने के लिए कि आखिरकार पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती है और राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, तो आप अच्छे से बता देना, ठीक है। इसलिए मैंने लाइन वाइज आप लोग को समझाया पॉइंट वाइज, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है बजट व्यय किसे कहते हैं, यानी कि जो बजट व्यय है ये किसे कहते हैं, एक बार इसके डिफाइन कर लेते हैं।
देखते हैं क्या है इसकी डिफिनेशन। एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा विभिन्न मदों के ऊपर की जाने वाली अनुमानित व्यय का एक तरीके से ब्यौरा होता है, इसे मुख्य रूप से बजट व्यय कहा जाता है। आगे देखते हैं, बजट व्यय को निम्न 2 प्रकार के वर्गों में बांटा जाता है। राजस्व व्यय हो गया और दूसरा हमारा पॉइंट है पूंजीगत व्यय। तो पहले हम एक तरीके से राजस्व व्यय किसे कहते हैं, आखिरकार इसको कितने वर्गों में बांटा जाता है, और एग्जाम्पल के साथ इसको पूरी तरीके से समझते हैं आखिरकार ये है क्या। ठीक है, बजट व्यय को निम्न वर्गों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के वर्गों में बांटा जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा राजस्व व्यय। राजस्व व्यय का पहला पॉइंट हमारा है, यहाँ सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करती हैं। यानी कि जो राजस्व व्यय होती हैं बजट व्यय में, मुख्य रूप से राजस्व व्यय जो होती हैं इसमें मुख्य रूप से जो होती है परिसंपत्तियों, सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करती हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है, यहाँ सरकार के दायित्व में कोई कमी नहीं करती हैं, जैसे कि ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का एक तरीके से व्यय जो होती है आदि का ध्यान भी रखना पड़ता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा है, यहाँ आवृत्ति प्राकृतिक की होते हैं, और फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए ब्याज भुगतान, अनुदान, वेतन, वृद्धावस्था पेंशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पूंजीगत व्यय। इसके बारे में जान लेते हैं आखिरकार है क्या पूंजीगत व्यय। ठीक है, पूंजीगत व्यय का पहला पॉइंट हमारा है, यहाँ सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि अधिक मात्रा में वृद्धि करती है। यानी कि जो पूंजीगत व्यय होती है कहीं ना कहीं जीएसटी के रूप में या फिर किसी भी तरीके से अप्रत्यक्ष तरीके से हो या फिर प्रत्यक्ष तरीके से हो, सरकार की जो आय होती है उसमें कहीं ना कहीं परिसंपत्ति होती है उसमें वृद्धि करती हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा है, सरकार के दायित्व में कमी भी करते हैं, जैसे कि विद्यालय भवनों का निर्माण, पुराने ऋण का भुगतान, वित्तीय परिस्थितियों में क्रय इत्यादि। इन सब का निर्माण कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में होता है, कि जैसे कि विद्यालयों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, या फिर वृद्धावस्था पेंशन होता है उसके अंतर्गत भी महिलाओं को पैसे देना, या फिर एक तरीके से अभाव बना रहता है इन सब का, कि आखिर कहीं ना कहीं तरीके से किसी न किसी तरीके से जो सरकार है वो लोगों की मदद करेगी। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए विद्यालय भवनों का निर्माण या फिर शहर भूमि आदि मशीनों की खरीद के लिए, जैसे कि मशीनें बाहर देशों से भी जो वस्तुएं, मशीनें या फिर राइफल या भी किसी भी तरीके से बम बारूद जो भी खरीदे जाते हैं, किसी भी तरीके का जो सेवाएं होती हैं या फिर वस्तुएं होती हैं, सभी पर एक हिसाब से पूंजीगत व्यय जो होता है वो लगता ही लगता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। अगला थर्ड टॉपिक हमारा है, राजस्व घाटा किसे कहते हैं। यानी कि जो राजस्व घाटा है ये किसे कहते हैं, एक बार इसको डिफाइन करते हैं कि है क्या आखिरकार। ठीक है, राजस्व घाटे के बारे में समझते हैं कि है क्या। ठीक है, जब सरकार के कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि राजस्व घाटा जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि राजस्व घाटा राज्य के अंदर आय संपत्ति की कमी के कारण जो होते हैं इसे मुख्य रूप से राजस्व घाटा कहा जाता है। जब सरकार की कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, यानी कि जो प्राप्तियां हैं वो कहीं ना कहीं एक हिसाब से राजस्व व्यय से अधिक हो, यानी कि जो राजस्व व्यय हो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कि राजस्व व्यय जो होता है बहुत ही ज़्यादा हो राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले, इसे मुख्य रूप से राजस्व घाटा कहा जाता है। जो यानी कि इसका अर्थ क्या है, सरकार के खजाने जो होते हैं अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, अधिक मात्रा में उसमें वृद्धि होती है और जो प्राप्तियाँ होती हैं उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में गिरावट हो, इसे मुख्य रूप से राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटे का प्रभाव, यानी कि जो राजस्व घाटा किस तरीके से होता है, कैसे इसका प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा है, यहाँ सरकार की भावी देनदारियों में वृद्धि करता है। और दूसरा पॉइंट हमारा है, यहाँ सरकार के अनावश्यक व्यय योग की जानकारी भी देता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा है, यहाँ राजस्व घाटे या बोझ को बढ़ाता है। यानी कि जो बोझ होते हैं राजस्व घाटे के ऊपर एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा भार पड़ जाता है कि ये भी करना, आपको वो भी करना, यहाँ भी वित्त देना, यहाँ भी जो पेंशन है व्यवस्था है ये भी सब देना ही देना है, तो एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में बोझ पड़ जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। यानी कि जो राजकोषीय घाटा होता है इसका मुख्य रूप से दो पॉइंट है इसके अंतर्गत, समझते हैं क्या है। पहला पॉइंट हमारा है, कुल व्यय के उधार रहित और कुल प्राप्तियों में अधिकता। यानी कि कहीं ना कहीं एक हिसाब से कुल व्यय जो आय होता है उसका उधार रहित भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उधार भी चले जाते हैं, उधार भी पैसे जैसे माइनस में होते हैं, और कुछ प्राप्तियां अधिकता भी होती है। यानी कि कुछ वस्तुओं की जो आय होती है अधिक मात्रा में वृद्धि होती है, उसके लिए जो आय आते हैं बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ भी जाते हैं। ठीक है,
और दूसरा पॉइंट हमारा है राजकोषीय घाटा, यानी कि जो राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है कि कुल राजकोषीय के कुल आय राजकोषीय का कुल आय हो गया, और उधार के बिना कुल बजट प्राप्तियां, यानी कि जो जिन भी वस्तुओं को होते हैं, जैसे कि जो राज्य होते हैं वो केंद्र सरकार से क्या कहते हैं कि आखिरकार जो हमें कुछ पैसे आप उधार दे दो। उसके बाद में जैसे कि पंजाब के बारे में सुन लीजिए, इलेक्शन हुआ था, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो राज्य होते हैं वो कर्जे में भी डूब जाते हैं, माइनस में उनकी मार्किंग होती है कि किस तरीके से आखिरकार वो अपना राज्य चलाते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे एम्प्लॉय के ऊपर या फिर सड़क के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ को निर्माण करने के लिए पैसे की बहुत ही ज़्यादा एक हिसाब से किरदार होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जो राजकोषीय घाटा है कुल आय, यानी कि राजकोषीय आय का कुल आय होता है जो उधार के बिना कुल बजट प्राप्तियाँ, यानी कि जो मुख्य रूप से जो लोग होते हैं, जो सरकारें होती हैं राज्यों की, वो किस तरीके से आखिरकार जो पैसे होते हैं वो और केंद्र सरकार से लेती हैं, किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करती हैं अपना पैसे, तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, राजकोषीय घाटे के प्रभाव एक बार जान लेते हैं कि आखिरकार जो राजकोषीय घाटा होता है इसके प्रभाव क्या होते हैं। इसका पहला पॉइंट है यहाँ मुद्रास्फीति को बढ़ाता है अधिक मात्रा में, और दूसरा पॉइंट हमारा है देश ऋण के जाल में फंस जाते हैं, यानी कि जो देश होता है हिसाब से जो पैसे इन्वेस्टमेंट करता जाएगा ज़्यादा कहीं ना कहीं जो फ़ायदा नहीं होगा उससे, तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से एक देश जो होता है दूसरे देश में फंस जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा है यहाँ देश के भावी विकास तथा प्रगति को कम भी करता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है प्राथमिक घाटा क्या होता है, यानी कि जो प्राथमिक घाटा क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो प्राथमिक घाटा होता है ये होता क्या है। ठीक है, किस लिए हमारे पास जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्राथमिक घाटा, उसके बारे में बात जान लेते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक घाटे का पहला पॉइंट हमारा है, एक बार ध्यान से समझना अब कि आखिरकार होता क्या है, यह है क्या। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा माइनस राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाने से प्राथमिक घाटे को का पता चलता है, यानी कि जो प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटे में से इन दोनों को माइनस कर लिया जाता है, उसके बाद में हमें पता चलता है कि प्राथमिक घाटा होता क्या है हमारा। ठीक है, इसे मुख्य रूप से प्राथमिक घाटा कहा जाता है। प्राथमिक घाटा इसका एक फॉर्मूला होता है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा और ब्याज अदायगियाँ, यानी कि इन दोनों को माइनस करके हमें जो होता है कि प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल वाले भी पार्ट रहने हैं कि आखिरकार जो राजकोषीय घाटा होता है प्राथमिक घाटा होता है किस तरीके से जो प्राप्तियां होती हैं उसको किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो जब हम एपिसोड वाली वीडियोस लेके आएंगे चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें आपको पूरा डिक्लेयर करके हम समझा देंगे कि आखिरकार जो प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटा होता है, ब्याज अदायगियाँ होती हैं या फिर किस तरीके से ब्याज प्राप्तियाँ होती हैं, किस तरीके से जो व्यवस्थित आय के रूप में होती हैं, उन सभी को हम अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, कि आखिर जो प्राथमिक घाटा होता है इसे किसे कहते हैं, इसको किस तरीके से निकाला जाता है, जो प्राथमिक प्राप्तियां होती हैं किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, बजट प्राप्तियां किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो इन सबको हम एपिसोड वाली वीडियोस में लेके आएंगे। ठीक है, आपके लिए आगे देखते हैं प्राथमिक घाटे के प्रभाव, यानी कि जो प्राथमिक घाटा है इसके प्रभाव क्या है, आखिरकार किस तरीके से आखिरकार जो प्राथमिक घाटा है इसके प्रभाव किस तरीके से पड़ते हैं, आखिरकार उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। इसका पहला पॉइंट हमारा है, इससे पता चलता है कि भूतपूर्व नीतियों का भावी पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि भूतपूर्व यानी कि जो पहले की हमारी पीढ़ी थी उसके बाद में हमारा क्या प्रभाव पड़ता है अगली पीढ़ी पर, इससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा है, यहाँ प्राथमिक घाटे से अभिप्राय है कि सरकार पुराने जो ऋण होते हैं ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेने को मजबूर हो जाती हैं, इसे मुख्य रूप से प्राथमिक घाटे के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि कुछ सरकारें जो होती हैं मुख्य रूप से पुराने ब्याज को भी नहीं चुका पाती हैं और नए जो मुख्य रूप से मजबूर हो जाती हैं पैसे लेने के लिए कि आखिरकार जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको किस तरीके से चलाया जाए, आखिरकार कैसे चलाया जाए, और जो उनके पास पैसे नहीं होंगे तो अपनी सरकार कैसे चलाएंगे, अपना राज्य किस तरीके से चलाएंगे, और उनकी जो अर्थव्यवस्थाएँ होंगी वो ख़राब हो जाएंगी, जो GDP है उसके जीरो आ जाएगा। तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जो केंद्र सरकार होती है कहीं ना कहीं राज्य को माइनस में भी जा करके उनको जो होती है पैसे दे देती है, भुगतान कर देती है, ताकि जो हमारे इनके जो राज्य की अर्थव्यवस्था है वो बनाए रखें, इसलिए जो केंद्र सरकार होती है उन्हें पैसे भी दे देती हैं। ठीक है, पुराने ब्याज के तौर पर भी और पुराने ऋणों को भी मुख्य रूप से कुछ माफ़ कर देते हैं, जैसे आपदा हो गया, भूकंप आ गया, कुछ और आ गया, तो उसकी वजह से जो सरकारें होती हैं वो माफ़ भी कर देती हैं पैसे। ठीक है, सरकार। और तीसरा पॉइंट हमारा है, यहाँ ब्याज अदायगियों रहित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार
की उधार ज़रूरतों को दर्शाते हैं, यानी कि जो उधार लेते हैं ना उसको भी एक तरीके से दर्शाया जाता है, एक तरीके से दिखाया जाता है कि किस तरीके से आगे का जो सरकारें हैं कितना पैसे उधार ले रखी हैं केंद्र सरकार के द्वारा, कितना आखिरकार जो पैसे हैं उसको कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने राज्यों में, तो वो सब भी बताया जाता है केंद्र सरकार को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा जो यहाँ चैप्टर 10 है वो ख़त्म हो चुका है, सरकारी बजट। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को वीडियो किस तरीके से लगा, आखिरकार कैसे लगा। बाकी हमारे चैनल को पहली बार अगर आए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी जितने भी इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट रह रहे हैं वो हम आपको एपिसोड वाइज माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके ही मिनिमम सबके ही मुख्य रूप से जो मैथ के पार्ट हैं, मैथ वाले पार्ट हैं, न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं, वो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, वो हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।